नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे आंदोलन पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की राजनीति पर, समाज पर बहुत गहरा असर डाला है। हम बात कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी की और उनके शुरू किए गए बहुजन आंदोलन की। वो आंदोलन जिसने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों मतलब एक बहुत बड़े बहुजन समाज को एक राजनीतिक आवाज दी। हमारे पास जो जानकारी है वो कांशीराम, बहुजन आंदोलन और बसपा का उदय नाम के कुछ दस्तावेजों और लेखों से ली गई है और इन्हीं के आधार पर हम आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी ने राजनीति का पूरा रुख ही बदल दिया और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी। हमारा मकसद है कांशीराम जी के पूरे सफर को जानना, उन्होंने जो संगठन बनाए जैसे बीएमसीएफ, डीएस4 और फिर बीएसपी, उनकी क्या भूमिका थी इसे समझना और ये भी देखना कि उन्होंने करोड़ों लोगों में मतलब राजनीतिक चेतना कैसे जगाई। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं अंबेडकर को दोहराने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। अरण यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। कांशीराम जी का जन्म हुआ था 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में एक रामदासी सिख परिवार में। उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर पुणे चले गए। वहाँ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ में वो एक वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर काम करने लगे। एक अच्छी खासी स्थिर सरकारी नौकरी थी, लेकिन वहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। हुआ यूं कि उनके एक साथी कर्मचारी थे दलित समुदाय से, तो उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से नहीं, असल में बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की छुट्टी को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये जो खुला भेदभाव था ना, इसने कांशीराम जी को अंदर तक हिला दिया। उन्हें लगा कि सिर्फ अच्छी नौकरी पा लेना ही काफी नहीं है, समाज में बराबरी के लिए लड़ना पड़ेगा। और बस उन्होंने वही फैसला कर लिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी इसी काम में लगाएंगे। ये घटना सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि कैसे एक निजी अनुभव, एक व्यक्तिगत घटना कभी-कभी कितने बड़े सामाजिक बदलाव की चिंगारी बन जाती है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सरकारी नौकरी की सुरक्षा है जिसके पास, वो व्यवस्था के इतने गहरे अन्याय को देखकर विद्रोह कर उठता है। ये दिखाता है कि जातिगत भेदभाव कितना ज्यादा संस्थागत था, कितना आम था उस वक्त। और इसी एक घटना ने उन्हें वो आराम की जिंदगी छोड़कर एक बहुत मुश्किल, संघर्ष भरा रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया। उनका ये त्याग और उनकी प्रतिबद्धता यहीं से दिखती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने उस सहकर्मी का निलंबन रद्द करवाया। लेकिन हाँ, उनका मन जरूर बदल चुका था। तो शुरुआती दिनों में वो डॉक्टर अंबेडकर की बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई उससे जुड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ये पार्टी अंबेडकर साहब के सामाजिक न्याय के मिशन को आगे बढ़ाएगी, पर बहुत जल्दी ही उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने देखा कि आरपीआई के जो नेता हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, गुटबाजी बहुत ज्यादा है और सत्ता की छोटी मोटी राजनीति में ही उलझे हुए हैं। उन्हें लगा कि पार्टी अपने असली मकसद से भटक गई है और अंबेडकर के सपनों को पूरा करने में मतलब नाकाम हो रही है। ये अक्सर देखा जाता है ना, किसी बड़े करिश्माई नेता के जाने के बाद उनके आंदोलन कई बार बिखरने लगते हैं, नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। आरपीआई के साथ कांशीराम जी का जो अनुभव रहा, वो इसी चुनौती को उजागर करता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सत्ता का मोह, ये सब आंदोलन के बड़े लक्ष्य पर हावी हो गए थे। और इसी कड़वे अनुभव ने कांशीराम जी को शायद ये सिखाया कि अगर बहुजन समाज को वाकई ताकत देनी है तो एक नए, ज्यादा अनुशासित और विचारधारा पर टिके रहने वाले संगठन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ भावनात्मक अपील से काम नहीं चलेगा, एक ठोस ढांचा चाहिए होगा। बिल्कुल। आरपीआई के इसी बिखराव और गुटबाजी के अनुभव ने ही कांशीराम जी को सिखाया कि एक मजबूत कैडर आधारित संगठन कितना जरूरी है। और यही सोच उनके अगले बड़े कदम की नींव बनी 1978 में। उन्होंने बैमसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसकी स्थापना की। इसका लक्ष्य बहुत साफ था। जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे पढ़े लिखे लोग हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक कर्मचारी, उनको एकजुट करना। उन्हें सिर्फ अपनी नौकरी तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है इसका एहसास दिलाना और उन्हें आंदोलन से जोड़ना।
उनका एक मशहूर नारा भी था उस वक्त, जिनके पास कुछ है वो कुछ दें, जिनके पास कुछ नहीं है वो संकल्प दें। मतलब जो आर्थिक मदद कर सकते हैं वो करें और बाकी लोग अपना समय दें, अपनी मेहनत दें। जी, और ये सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करना, ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक कदम था। ये वो तबका था जो पढ़ा लिखा था, व्यवस्था को अंदर से समझता था और जिसके पास संगठित होने की क्षमता भी थी और थोड़े संसाधन भी थे। तो बैम्सेफ के जरिए काशीराम जी ने आंदोलन के लिए एक मजबूत वैचारिक और आर्थिक आधार तैयार किया। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुजन आंदोलन का थिंक टैंक बन गया, जिसने न सिर्फ विकार दिए बल्कि भविष्य के नेताओं को भी तैयार किया, उनको ट्रेनिंग दी। इसने आंदोलन को एक बौद्धिक गहराई दी जो बहुत जरूरी थी। लेकिन कांशीराम जी ये भी समझते थे कि सिर्फ पढ़े लिखे कर्मचारियों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा। असली ताकत तो आम जनता में है ना? अगर समाज में बड़ा बदलाव लाना है तो गांव-गांव तक, गली-गली तक शोषित समाज के हर व्यक्ति को जगाना होगा, उसे जोड़ना होगा। तो इसी मकसद से 1981 में उन्होंने DS4 का गठन किया। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये संगठन सीधे तौर पर जनता के बीच काम करने के लिए बनाया गया था, उन्हें लामबंद करने, उनके मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए। और DS4 का एक नारा ऐसा था जिसने उस वक्त खूब हलचल मचाई थी और बहुत ताकतवर भी साबित हुआ। नारा था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब है DS4। इस नारे ने सीधे सीधे उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे दी। इसने जो शोषित जातियां और समुदाय थे, उन्हें उनकी एक साझा पहचान का एहसास कराया और ये संदेश दिया कि देखो, सत्ता पर तो चंद ऊंची जातियों का ही कब्जा है, जबकि तुम खुद बहुसंख्यक होकर भी हाशिए पर पड़े हो। उनका एक और नारा था जो लोगों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगाता था, हम वोट हमारी सरकार में हिस्सेदारी के लिए देंगे, ना कि किसी की गुलामी के लिए। ये गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर सत्ता में अपनी जगह बनाने का एक सीधा आह्वान था। हाँ, ऐसे नारे राजनीतिक गोलबंदी में अक्सर दो-धारी तलवार की तरह काम करते हैं। हाँ। एक तरफ तो ये जटिल सामाजिक सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाते हैं, उनमें जोश भरते हैं, एक साझा पहचान बनाते हैं। और इस नारे ने यकीनन बहुजन चेतना को जगाने और उन्हें राजनीतिक तौर पर सक्रिय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ ऐसे नारों की आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि ये समाज को और ज़्यादा बांट सकते हैं, जातियों के बीच की खाई को और गहरा कर सकते हैं। लेकिन उस दौर की परिस्थितियों को अगर देखें तो सदियों से दबे कुचले समुदायों को उनकी संख्या की ताकत का एहसास कराने के लिए और सत्ता के खेल को समझने के लिए DS4 और उसके इन नारों का महत्व नकारा नहीं जा सकता। ये शायद एक ज़रूरी कदम था उन्हें जगाने के लिए उस वक्त। तो बैम्सेफ से एक बौद्धिक और संगठनात्मक आधार तैयार हुआ और DS4 से जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ा गया। अब कांशीराम जी को लगा कि वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां एक राजनीतिक दल बनाया जा सकता है। मतलब सामाजिक आंदोलन को अब राजनीतिक शक्ति में बदलने का वक्त आ गया था। और फिर वो दिन आया, 14 अप्रैल 1984। डॉक्टर आंबेडकर की जयंती का दिन चुना गया इसके लिए और बहुजन समाज पार्टी यानी BSP का गठन हुआ। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, बहुजन समाज, जिसमें देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल थे, उन सबको एकजुट करके राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाना, ताकि सामाजिक न्याय और बराबरी हासिल की जा सके। पार्टी का जो बुनियादी सिद्धांत था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये सीधे सीधे लोकतंत्र में संख्या के आधार पर सत्ता में प्रतिनिधित्व की मांग थी। BSP का बनना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, इसमें कोई दो राय नहीं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर दलित बहुजन समाज ने इतने संगठित और आत्मविश्वासी तरीके से सीधे सत्ता के राजनीति में अपनी दावेदारी पेश की। ये सिर्फ एक और पार्टी का बनना नहीं था, ये सामाजिक आंदोलन का राजनीतिक शक्ति बनने का एक निर्णायक ऐलान था। इसने जो स्थापित राजनीतिक दल थे, खासकर कांग्रेस और उस समय की जो दूसरी पार्टियां थीं, उनको एक जोरदार संदेश दिया कि अब बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वो खुद सत्ता के खेल में एक बराबर का खिलाड़ी बनेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही। शुरुआत में तो कई राजनीतिक पंडितों ने BSP को गंभीरता से लिया ही नहीं, उसे छोटी मोटी जाति आधारित पार्टी कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन कांशीराम जी को अपनी रणनीति पर
और अपने लोगों पर पूरा भरोसा था। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, वो कहते थे, हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें सत्ता में अपनी वाजिब हिस्सेदारी चाहिए। और देखिए, 1989 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी ने सबको चौंका दिया। पार्टी ने 13 सीटें जीती और कांशीराम जी खुद सांसद बने। ये सिर्फ सीटें जीतना नहीं था, ये उस धारणा पर सीधी चोट थी कि सत्ता केवल पारंपरिक पार्टियों की ही बपौती है। इसने बहुजन समाज को दिखाया कि राजनीतिक शक्ति महज एक सपना नहीं है, ये एक हासिल करने योग्य लक्ष्य है। कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश को पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बनाया, क्योंकि वहां दलितों और पिछड़ों की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो बदलाव के लिए तैयार दिख रही थी। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी एक अहम ताकत बन गई। 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा दिन चल नहीं पाया। फिर 1995 में एक और बड़ा उलटफेर हुआ, जब बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई और मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये ऐतिहासिक था। भारत में पहली बार कोई दलित महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। हाँ, बीएसपी का सत्ता तक का सफर काफी रोचक और कई बार विवादों से भी भरा रहा। सत्ता पाने के लिए और अपने समाज को सत्ता का अनुभव दिलाने के लिए कांशीराम जी ने कई बार ऐसी पार्टियों से भी गठजोड़ किया जिनकी विचारधारा बीएसपी से बिल्कुल अलग थी, जैसे बीजेपी या कांग्रेस। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, आलोचकों ने इसे विचारधारा से समझौता कहा, सिर्फ सत्ता के लिए किया गया मौका परस्ती करार दिया। लेकिन कांशीराम जी का तर्क अलग था। उनका मानना था कि बहुजन समाज को सत्ता के गलियारों का अनुभव हासिल करना जरूरी है, व्यवस्था को अंदर से समझना जरूरी है, भले ही इसके लिए अस्थायी समझौते ही क्यों ना करने पड़े। ये उनकी बेहद व्यावहारिक, मतलब नतीजों पर केंद्रित राजनीति का उदाहरण है। इसके फायदे भी हुए, पार्टी सत्ता में आई, लेकिन इसकी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी। पर उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा एक ही रहा, किसी भी तरह बहुजन समाज को सत्ता के केंद्र में लाना। कांशीराम जी की एक और खास बात थी उनके नारे। वो नारों के जरिए बहुत गहरी बातें आम लोगों तक पहुंचा देते थे। जैसे हमने पहले जिक्र किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक और नारा था, हमारी सरकार में हमारी भागीदारी। ये नारे बस लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। ये उनकी कमाल की क्षमता थी। वो राजनीति और समाज के जो जटिल समीकरण होते हैं उनको बेहद सरल, यादगार और असरदार नारों में बदल देते थे। ये नारे सिर्फ चुनावी नारे नहीं थे, ये बहुजन समाज में उनकी सामूहिक शक्ति का एहसास जगाते थे। उनमें राजनीतिक उम्मीदें और महत्वाकांक्षा पैदा करते थे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे बेशक बहुत विवादास्पद रहे हैं, लेकिन उन्होंने शोषित समाज के गुस्से और उनकी दावेदारी को एक आवाज दी। ये नारे बहुजन समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के हथियार बन गए थे एक तरह से। कांशीराम जी ने शुरू से ही ये भी साफ कर दिया था कि उनका मकसद संगठन खड़ा करना है, नेतृत्व तैयार करना है। वो खुद सत्ता में किसी बड़े पद पर बैठने के उतने इच्छुक नहीं थे। इसी सोच के तहत उन्होंने बहुत पहले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी चुन लिया था, मायावती जी को। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से बकायदा ऐलान किया, बहन मायावती मेरी राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी, मेरी सारी ताकत और अनुभव अब उनके पास है। और मायावती जी ने जिम्मेदारी को निभाया भी। कांशीराम जी के बाद उन्होंने बीएसपी का नेतृत्व संभाला, पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता तक पहुंचाया, खुद मुख्यमंत्री बनी। इस रिश्ते को अक्सर भारतीय राजनीति में, खासकर बहुजन राजनीति के संदर्भ में, गुरु शिष्य मॉडल के तौर पर देखा जाता है। जी, किसी भी आंदोलन आधारित पार्टी के लिए, खासकर जिसके नेता का करिश्मा इतना बड़ा हो, नेतृत्व का हस्तांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कांशीराम जी ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी चुनकर आंदोलन की निरंतरता और पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत सोची समझी कोशिश की। भारत की राजनीति में गुरु शिष्य परंपराएं तो रही हैं, लेकिन कांशीराम मायावती का ये रिश्ता इसलिए खास है क्योंकि ये एक ऐसे समाज से नेतृत्व के उभरने और उसके हस्तांतरण का प्रतीक था जिसे सदियों तक सत्ता और नेतृत्व की भूमिकाओं से दूर रखा गया था। ये अपने आप में एक सामाजिक बदलाव का भी संकेत था। तो अगर हम कांशीराम जी के पूरे काम के असर को देखें, उसके प्रभाव को समझने की कोशिश करें,
तो सबसे बड़ी बात क्या नजर आती है? शायद यही कि उन्होंने करोड़ों दलितों, पिछड़ों और दूसरे शोषित समुदायों में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो भी सत्ता हासिल कर सकते हैं, वो भी शासन चला सकते हैं। उनके प्रयासों से संसद और विधानसभाओं में इन समुदायों की नुमाइंदगी बढ़ी। उन्होंने सामाजिक न्याय को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। जैसा कि हमारे स्रोत में उनका एक कथन भी है, जब तक शोषित समाज राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं होगा, तब तक उसका उत्थान संभव नहीं। उनका पूरा जोर राजनीतिक शक्ति हासिल करने पर था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का रास्ता जो है वो राजनीतिक सत्ता से होकर ही गुजरता है। हालांकि जैसा हर बड़े नेता और आंदोलन के साथ होता है, कांशीराम जी और बीएसपी की राजनीति की आलोचनाएं भी हुई हैं। गठबंधनों को लेकर उन पर अवसरवादी होने के आरोप लगे, जैसा आपने भी कहा। कुछ आलोचकों का मानना है कि पार्टी धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित हो गई, मतलब मायावती जी के इर्द गिर्द ही सिमट गई, और संगठन में जो आंतरिक लोकतंत्र था वो कम हुआ। बाद के सालों में जब बीएसपी सत्ता में रही तो मायावती सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। हाँ, ये आलोचनाएं अपनी जगह हैं और किसी भी राजनीतिक दल या नेता के मूल्यांकन का हिस्सा होनी भी चाहिए। सत्ता में आने के बाद चुनौतियां बदल जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उन पर खरा उतरना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद कांशीराम जी का भारतीय लोकतंत्र और समाज में जो योगदान है वो ऐतिहासिक है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन करोड़ों लोगों को आवाज दी, पहचान दी, जो सदियों से हाशिए पर थे। उन्होंने उन्हें राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा समावेशी बनाने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत सामग्री में उनकी तुलना नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेताओं से की गई है, जो दिखाता है कि उन्हें किस नजरिए से देखा जाता है। एक समाज सुधारक, एक क्रांतिकारी के तौर पर उन्होंने ये साबित किया कि दृढ़ संकल्प हो, संगठन हो, संघर्ष हो और सही रणनीति हो तो सबसे वंचित समाज भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। कांशीराम जी का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हुआ, लेकिन उनका शुरू किया गया मिशन, उनकी विचारधारा और उनकी बनाई पार्टी बीएसपी आज भी भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सत्ता तक पहुंचने का एक व्यावहारिक रास्ता दिखाया, और उनमें ये आत्मविश्वास भरा कि वो सिर्फ वोट देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि वो शासक वर्ग का हिस्सा बन सकते हैं। उनका संकल्प था, मैं अपने समाज को केवल वोट देने की मशीन नहीं बनने दूंगा, मैं उन्हें सत्ता दिलाऊंगा। सही कहा। और यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल उठता है, जो हमारी आज की चर्चा और स्रोत सामग्री से ही निकलता है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि कांशीराम जी ने सामाजिक बराबरी और उत्थान के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने को सबसे जरूरी माना, सर्वोपरि माना। अब सुनने वाले इस पर सोच सकते हैं, क्या लंबे समय में हाशिए पर धकेल दिए गए समुदायों के वास्तविक सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए सिर्फ राजनीतिक सत्ता पा लेना या प्रतिनिधित्व पा लेना ही काफी है, या ये उस बड़े बदलाव की दिशा में पहला मगर सिर्फ एक कदम है? राजनीतिक शक्ति मिलने और जमीन पर लोगों की जिंदगी में ठोस सकारात्मक परिवर्तन आने के बीच का जो रिश्ता है वो कितना सीधा है और कितना जटिल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है।